हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो, कोई फ़ोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है रामकृष्ण मिशन वाज़ फाउंडेड बाय, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखोगे 1 मई 1 मई 1897 मतलब 1897 को दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है? और किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी स्वामी, याद रखना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है? विवेकानंद। इन्होंने दोस्तों 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है? अब चेक करो किस ऑप्शन में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है स्वामी विवेकानंद, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं क्या है, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या है? एग्जांपल है, किस चीज़ का? एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी निकाय। क्या बोलते हैं हिंदी में? कार्यकारी निकाय बोलते हैं, ठीक है? अब दोस्तों ये होती क्या है? तो दोस्तों ये एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो क्या करती है? काम को देखती है कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मतलब कि 4-5 लोग काम कर रहे हैं, अब उनका एक हेड बना दिया, ठीक है? वो क्या करेगा? देखेगा कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। वैसे ही दोस्तों एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी का भी काम होता है कि वो देखते हैं कार्य सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है? अब दोस्तों हम चेक करते हैं किस ऑप्शन में एग्ज़ाम्पल दे रखा है एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी का। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है गृह मंत्रालय। दोस्तों गृह मंत्रालय को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब दोस्तों इनका क्या काम होता है? तो दोस्तों इनका काम होता है कि कंट्री के अंदर मैनेज करना कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इनका काम भी क्या है? मैनेजमेंट का काम है। मतलब कि मेरा आंसर हो सकता है 90% कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल हो सकता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? बाकी का ऑप्शन भी एक बार रीड करेंगे। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है भारतीय रिज़र्व बैंक, और दोस्तों भारतीय रिज़र्व बैंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इनका क्या काम होता है? तो दोस्तों इनका काम होता है नोट प्रिंट करना। क्या करना? नोट प्रिंट करना। कंट्री के अंदर महँगाई है या फिर मंदी है, इन सबको मैनेज करना, ठीक है? कौन करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। लेकिन दोस्तों आरबीआई क्या करता है? सिर्फ़ करेंसी से रिलेटेड काम करता है। किससे? करेंसी, मतलब कि पैसों से रिलेटेड ही काम करता है, बाकी के काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है? ठीक है, अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मतलब कि दोस्तों इसके अंदर सिर्फ़ उपभोक्ता की बात की जाएगी, किसकी? उपभोक्ता की बात की जाएगी, बाकी लोगों की बात नहीं की जाएगी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड गलत है और फर्स्ट वाले में 90% चांस है कि उसका आंसर हो सकता है। आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इसका काम भी क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ दूरसंचार का ही काम है। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन भी गलत है। ठीक है? तो दोस्तों आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि गृह मंत्रालय। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है? सभी चीज़ों को देखती है, ठीक है? मैनेज करती है, ठीक है? इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आउटलाइन द फंडामेंटल राइट्स गारंटी टू द सिटीजन्स, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का कौन-सा पार्ट
फंडामेंटल राइट को बताता है। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नंबर 3 कौन-सा? पार्ट नंबर 3 क्या बताता है? फंडामेंटल राइट्स को बताता है, ठीक है? और दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का कौन-सा भाग मौलिक अधिकारों को बताता है? तो दोस्तों भाग 3 दिखाता है, कौन बताता है? भाग 3 क्या बताता है? मौलिक अधिकारों को बताता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पार्ट 3, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कहा जाता है पावर हाउस। अब देखो किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट पूछ रखा था, ठीक है? ठीक है, अब दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन इसरो हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस डैश इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग चंद्रयान 3 मिशन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन-सा अवार्ड मिला था, मतलब कि कौन-सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इन्हें मिला था लीफ, याद रखना लीफ एरिक सॉन एरिक्सन लूनर प्राइज़ क्या मिला था? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ मिला था, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है नासा, क्या लिखा है? नासा, इसलिए गलत हो गया। सेकंड में क्या है? एसएजी, गलत हो गया। थर्ड में आर्मस्ट्रांग, गलत हो गया। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। दोस्तों यहाँ पे समझाने के योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट मतलब करंट अफेयर्स से या फिर साइंस से भी पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? इसलिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, और जो उसके समझाने योग्य है, जो उसकी हिस्ट्री है, वो भी मैं थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द 3000 मीटर स्टीपल चेज़। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों 2023 में कब? 2023 में एशियन गेम हुआ था। क्या हुआ था? एशियन गेम हुआ था। वहाँ पर दोस्तों ये वाला 3000 मीटर वाला रिकॉर्ड बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अविनाश दोस्तों याद रखना अविनाश सांबले क्या बोलते हैं? अविनाश सांबले के द्वारा दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है? अब देखो किस ऑप्शन में है अविनाश सांबले, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अर्जुन, गलत हो गया। सेकंड में एचएस पुडे, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में है अविनाश सांबले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्लियर है? तो अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये नाम दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अर्जुन सिंह, गलत हो गया। सेकंड में प्रड्य, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है अविनाश सांबले, क्या लिखा है? अविनाश सांबले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि स्पोर्ट्स से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीएसएसपी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आईपीएल से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे 100% जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, किसने सबसे ज़्यादा रन मारे हैं और कौन-सी टीम सबसे ज़्यादा चेज़ करके जीती है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आईपीएल की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि डीएसएसबी 100% दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से वो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हाट डज़ जीडीपी स्टैंड फॉर इन द कंटेस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ, क्या बताओ? जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ। तो दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस, याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे इंग्लिश में। अब दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू
उत्पाद घ 1 मिनट सकल घरेलू, ठीक है ना? घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में ऑप्शन दिए नहीं क्योंकि आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जनरल डेवलपमेंट प्रोटोकॉल, गलत हो गया। सेकंड में जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गलत हो गया। थर्ड में गवर्नमेंट, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारत में कौन-सी नदी घनी आबादी वाले और कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र से संबंधित है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कौन-सी नदी है जो घनी आबादी और कृषि से संबंधित है? तो दोस्तों गंगा, कौन-सी नदी है? गंगा एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कहाँ से संबंधित है? घनी आबादी से भी और कृषि से भी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे नोटिस करोगे कि बाकी नदियों के नाम भी दे रखे हैं, जैसे गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो आप क्या करोगे? इन नदियों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम आएगा, उसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, इस बार आंसर गंगा है, तो हो सकता है क्वेश्चन नदी से रिलेटेड हो, लेकिन उनका आंसर क्या हो? गोदावरी हो सकता है, यमुना हो सकता है या फिर ब्रह्मपुत्र हो सकता है। मतलब कि इनकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर या फिर करंट ईयर पेपर करने का मतलब यही होता है कि पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना होता है। मतलब कि आप लोग रिवर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, गंगा के बारे में अच्छा से पढ़ोगे, गोदावरी के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, यमुना के बारे में और ब्रह्मपुत्र, इन सब के बारे में अच्छे से आप लोग रीड करोगे, ठीक है? अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो कि फर्स्ट टाइम में ही आप लोग डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्रैक कर दो तो, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा, याद रखना इंदिरा पॉइंट, क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है? जो दोस्तों भारत के दक्षिणी बिंदु पर है, कहाँ पे है? भारत के दक्षिणी बिंदु पर है। कौन-सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। अब देखो किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में इंदिरा कॉल लिखा है, तो गलत हो गया। सेकंड में इंदिरा पॉइंट, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है? तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, डीएसएसबी ने मार्च 2024 में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं टॉपिक से, ठीक है? अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है रस्किन बॉन्ड वॉन द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर हिज बुक। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि रस्किन बॉन्ड ने गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता था, तो कौन-सी बुक के लिए जीता था? उस बुक का आपको नाम बताना है, ठीक है? तो दोस्तों उस बुक का नाम है हाउ टू लिव योर लाइफ, ये बुक का नाम है, ठीक है? लाइफ, LIFE लाइफ, ठीक है? तो इस बुक के लिए दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता था, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है विज़डम, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है हाउ टू लिव योर लाइफ, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? दोस्तों ये भी क्या था? करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो कहाँ से हैं? 2023 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम कब हो रहा है? 2024 में। क्वेश्चन कहाँ के हैं? 2023 के हैं। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम जब होता है, उससे पिछले साल के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है, तो 2023 का करंट अफेयर आपको आना चाहिए, ठीक है? और अगर एग्ज़ाम आपका 2025 में हो रहा है, तो दोस्तों 2024 का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और दोस्तों करंट अफेयर को कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका होता है मैगज़ीन से, मतलब कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले आप क्या पढ़ो? मैगज़ीन को पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है? वहीं से दोस्तों क्वेश्चन्स आपके कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास 2 कथन हैं, इन्हें रीड करो और बताओ कौन-सा कथन इनमें से सही है, ठीक है? तो दोस्तों पहले कथन में लिखा है
हिमालय की नदियाँ वर्ष भर निरंतर बहती रहती हैं। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि हिमालय के पास जो नदियाँ हैं, वो हमेशा बहती रहती हैं। तो आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों ये जो लिखा है, ये बिल्कुल सही बात लिखी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हिमालय के पास क्या होता है, बर्फ़ गिरती है। मतलब हिमालय में क्या होती है, बर्फ़ गिरती है। अब दोस्तों वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, तो बर्फ़ बाद में पिघलेगी। अब बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ पानी निकलेगा। अब दोस्तों जो पानी निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा होगा? नदियों में ही जा रहा होगा। इसलिए दोस्तों वहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो हमेशा बहती रहती हैं, ठीक है? तो कथन पहला क्या है हमारा? सही कथन हो गया, ठीक है? ठीक है, अब दोस्तों सेकंड कथन में लिखा है दक्कन की नदियाँ वर्षा आधारित नदियाँ हैं। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि दक्कन में जो नदियाँ हैं वो कैसी हैं? वर्षा आधारित हैं। मतलब कि जब बारिश होती है तभी वो बहती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं बहती हैं। तो दोस्तों सेकंड कथन भी क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दक्कन में जब बारिश होती है तभी वहाँ की नदियाँ बहती हैं, अदरवाइज़ दोस्तों वहाँ की नदियाँ नहीं बहती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कोई भी बर्फ़बारी नहीं होती, मतलब कि वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती है। जब बर्फ़ नहीं गिरेगी तो पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा नहीं। पानी कब आएगा? जब बारिश होगी। तो इसका मतलब है कि सेकंड कथन भी क्या है? सही है। तो दोस्तों ए भी सही है और बी भी सही है। अब चेक करो किस ऑप्शन में, फर्स्ट में गलत हो गया, सेकंड भी गलत है, थर्ड में क्या लिखा है? ए और बी दोनों सत्य है। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारत के अंदर इनमें से कौन-सी रेगुलेटरी बॉडी है? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? इसके ऑप्शन दे देता हूँ। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, और सेकंड ऑप्शन में लिखा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1, 3 और 4, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑल, मतलब कि सभी की सभी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है? तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है? आप लोग बताओगे कि इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन सही है, ठीक है? ये हमारी बॉडीज़ हैं, क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बाध यात्रा प्रदान करने के लिए कौन-सी पहल शुरू की है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि यात्रा करने में आसानी हो, उस चीज़ के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्या लॉन्च किया था? तो दोस्तों इन लोगों ने लॉन्च किया था एक मोबाइल एप्लीकेशन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था दोस्तों राजमार्ग। क्या नाम था? राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन, ये नाम था, ठीक है? इस एप्लीकेशन से क्या है, आप आसानी से रास्ता देख सकते हो, ठीक है? अब देखो किस ऑप्शन में, पहले में दे रखा है रोड कनेक्ट, गलत हो गया। सेकंड में हाईवेज, गलत हो गया। थर्ड में ट्रेवल्स, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? याद रखोगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कौन सा एप्लीकेशन? राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ठीक है? याद रखोगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछ सकता है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन 2 पेपरों में मिला मेरे को, मतलब कि 2024 में तो आया ही है, और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में भी कराया है, मतलब कि जो इस साल से पहले के पेपर हैं, ठीक है? अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप की अध्यता वृत्ति राशि क्या है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो अमाउंट है वो है 25,000 रुपए पर मंथ। कितनी है? 25,000 रुपए दोस्तों पर मंथ है, ठीक है? किस चीज़ की? अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, ठीक है? याद रखोगे आप लोग। अब देखो किस ऑप्शन में, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 25,000 पर मंथ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सी अंतिम भाषा थी जिसे भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया था?
मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन-सी लास्ट लैंग्वेज थी जो भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों उसका नाम था उड़िया। कौन-सी लैंग्वेज थी? उड़िया लैंग्वेज थी, ठीक है? इस लैंग्वेज को दोस्तों भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा में जोड़ा था, ठीक है? तो देखो किस ऑप्शन में, फर्स्ट में तेलुगु लिखा है, गलत हो गया। सेकंड मलयालम, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है उड़िया। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? दोस्तों याद रखोगे कि उड़िया को, उड़िया लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को दोस्तों सबसे लास्ट में, कब? सबसे लास्ट में दोस्तों जोड़ा गया था, ठीक है? कहाँ पर? शास्त्रीय भाषा के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले कौन-कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था? तो आप लोग मुझे बताओगे कि उड़िया से पहले कौन-कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था? कहाँ पर? शास्त्रीय भाषा के अंदर, ठीक है? ये कहाँ बताओगे? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उड़िया भाषा से पहले कौन-कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है? कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग मुझे, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, किस अर्थशास्त्री ने 1990 में वित्त मंत्री के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि 1990 में, 1990 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने क्या किया था? एलपीजी लेकर के आए थे। क्या लेके आए थे? एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं एल को उदारीकरण, पी को निजीकरण और जी को वैश्वीकरण, ठीक है? ये तीन पॉलिसी लेकर के आए थे कौन? मनमोहन सिंह लेके आए थे, ठीक है? उस टाइम पे हर एक स्टूडेंट ने इनके बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? एलपीजी के बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है? ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है? बट इससे बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। किससे? एलपीजी से, कि एलपीजी क्यों आई थी? कैसे आई थी? कौन लेके आया था? ठीक है? किस ईयर में आई थी? तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मनमोहन सिंह। इस क्वेश्चन में दोस्तों सिर्फ इतना पूछा है कि वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम पे, ठीक है? तो मनमोहन सिंह थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है शैवाल में जनन है। अब आपको बताओ इनमें से किस-किस में जनन है? तो फर्स्ट में क्या है? वनस्पति जनन होता है इसके अंदर। सेकंड में क्या है? अलैंगिक जनन, ये भी होता है। और दोस्तों थर्ड में है लैंगिक जनन। तो दोस्तों इन तीनों में शैवाल जनन होता है। क्या होता है? शैवाल जनन होता है, इन तीनों के अंदर में होता है, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन एलेज। फर्स्ट में क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेकंड में क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों इन तीनों में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन एलेज होता है, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ए, बी एंड सी, मतलब कि तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है? अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्या है, ठीक है? और दोस्तों जिस स्टूडेंट को रिप्रोडक्शन इन एलेज नहीं पता है या फिर सवाल में जनन नहीं पता है, तो वो लोग क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को दोस्तों आप लोग रीड करोगे, ठीक है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो आप लोग ये वाला चैप्टर अच्छे से कवर करोगे, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है डैश को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि किस भारतीय को आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है राजा राजा राम मोहन राय को। किसे माना जाता है? राजा राम मोहन मोहन राय को दोस्तों क्या माना जाता है? इन्हें माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है? तो देखो किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है राम स्वामी नायकर, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है राजा राम मोहन राय, तुम्हारा क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? याद रखोगे दोस्तों आप लोग कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है? याद रखोगे आप लोग, क्लियर है? अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं उसमें
क्या लिखा है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताओ किस चीज का? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है गरीबी को दूर करना। किस चीज को? गरीबी को दूर करना, मतलब कि जो पॉवर्टी है उसे क्या करना? खत्म करना। ठीक है, तो किसका एम रहता है? वो रहता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एम होता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आप चेक करो किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है एक्सपोर्ट, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों क्या? पॉवर्टी एलिविएशन। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहीं पे लिखा है पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया। प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता किसके अंदर? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है गणगौर त्योहार जो बसंत और फसल के उत्सव का प्रतीक है और देवी गौरी का सम्मान भी करता है, डैश में मनाया जाता है। मतलब कि दोस्तों गणगौर त्योहार बसंत और फसल के उत्सव का प्रतीक है, ये त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है। तो दोस्तों ये त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर दोस्तों ये त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो देखो किस ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, गलत हो गया। सेकंड में छत्तीसगढ़, गलत हो गया। थर्ड में हिमाचल प्रदेश, गलत हो गया। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान। इसका मतलब है कि दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, दोस्तों राजस्थान में ही देवी गौरी का सम्मान किया जाता है और दोस्तों गणगौर त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों ने जीके के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।